तो स्टूडेंट्स यस्टरडे वी वाज डूइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हमने ये जाना था कि अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से किसी एक के साथ डायरेक्टली अटैच हो थ्रू अ कोवलेंट बॉन्ड, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यह किसी दूसरे पार्शियल नेगेटिव वाले को बहुत स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है, क्योंकि यू नो दैट ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट एंड दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ओके, ये हम पढ़ रहे थे। ठीक, अब आज हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है, जो डे टू डे लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है और कई केमिकल्स की प्रॉपर्टी को भी इम्पैक्ट करता है। अब हम उनको देखेंगे क्या क्या इम्पैक्ट इसमें डालेंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट डिसोसिएशन पे। किसकी डिसोसिएशन पे? हाइड्रोजन फ्लोराइड की डिसोसिएशन पे, एचएफ की डिसोसिएशन। लॉजिकली हमें क्या लगता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, बीइंग अ एसिड, इसको कैसे डिसोसिएट होना चाहिए? H पॉजिटिव आयन और F नेगेटिव आयन बनाना चाहिए। ओके, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। व्हाट हैपेंस in aqueous solution, hydrogen fluoride dissociates and give the difluoride ion HF2 negative instead of F negative ion. This is due to the H bonding in HF. ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे होता क्या है, HF इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, दो HF मिलके आपस में H2F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये ऐसे क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये आपस में बहुत स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं। तो जब इसकी आयनाइजेशन होती है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड HF2 नेगेटिव आयन। ओके, एक हाइड्रोजन तो रिमूव हो जाता है, जो सेंटर में हाइड्रोजन होता है, जो बहुत स्ट्रांगली दो फ्लोराइड आयन को पकड़ के रख रहा है, एक के साथ तो वो डायरेक्टली जुड़ा होगा, दूसरे के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा। ठीक, ये वाला हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं होता। ओके, तो इसलिए इस पूरी आइडेंटिटी को हम क्या बोलते हैं? HF2 नेगेटिव। ठीक, तो इसलिए जब हाइड्रोजन फ्लोराइड डिसोसिएट होगा, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन एंड डायफ्लोराइड आयन HF2 नेगेटिव आयन instead of fluoride ion. This is due to the hydrogen bonding. This explains the existence of KHF2. जैसे अब ये HF2 नेगेटिव, ये एक अनायन है, अगर इसको कोई काउंटर करने वाला कटायन मिल जाए, जैसे K पॉजिटिव मिल जाए, तो ये दोनों मिलके सॉल्ट बना लेंगे। हमें पता है ना, कटायन और अनायन मिलके आपस में सॉल्ट बना लेते हैं, तो बना लेंगे, क्या सॉल्ट बनेगा? KHF2। ओके, क्लियर। सिमिलरली अगर इसमें आप Na पॉजिटिव आयन डाल देते और यहाँ पे HF2 नेगेटिव आयन होता, तो ये दोनों मिलके कौन सा सॉल्ट बनाते? NaHF2। तो ऐसे वाले सॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें HCl मॉलिक्यूल की, HBr मॉलिक्यूल की, HI मॉलिक्यूल की, इनमें जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे एक HCl की दूसरी HCl के साथ ये जो बॉन्डिंग होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, दिस इज सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि वीक होती है एज कंपेरिजन टू H बॉन्ड। ओके, तो इसमें जब HCl को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। ओके, मतलब इसके केस में वो ऐसे वाले आइडेंटिटी नहीं बना पाता कि HCl2 नेगेटिव बना दे, ये तभी पॉसिबल है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, बट इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है किसी में। Do not have H bonding because chlorine, bromine, iodine are not so highly electronegative. This explains the non-existence of compound. अगर ऐसे वाला कंपाउंड ही नहीं बन सकता, ना ये वाला कंपाउंड पॉसिबल है, क्योंकि ये H बॉन्डिंग होती तो होता, ना ये वाला कंपाउंड पॉसिबल है, ना ये बन सकता है, ना ये वाला कंपाउंड पॉसिबल है। तो अगर ये वाला कंपाउंड नहीं, एनायन, ये वाला एनायन पॉसिबल ही नहीं है, इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होती है, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि ऐसे वाला एनायन जो है वो किसी K पॉजिटिव आयन के साथ मिलके KHCl2 बनाएगा। नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि ये वाला एनायन बनता ही नहीं है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीस टाइप ऑफ कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इनके केस में, इन एसिड्स के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बट फ्लोराइड के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, सो दैट्स व्हाई दिस इज एग्जिस्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मतलब ये जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आएंगे ना,
ये आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन में या आपके सिलेबस में +1 +2 में दिखते रहेंगे, देखना एप्लीकेशन। तो इस टॉपिक को तो दिमाग में मतलब एकदम से चिपका ही लो, अगर आपको दिमाग में घुसा लेना है इसको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएशन। एज मेंशन्ड इन द अबव एग्जांपल्स, द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज अ डायमर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे हमने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाते हैं, ओके, एंड दे एग्जिस्ट एज अ डायमर। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डायमर। ये अपनी सॉलिड स्टेट में भी डायमर की फॉर्म में होता है, और जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करो उस टाइम भी ये डायमर की फॉर्म में ही होता है। हाँ, एक बात याद रखना, अगर आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करो, बेंजीन में नहीं, उस टाइम वो डिसोसिएट ही करता है, उस टाइम वो अनायन और कटायन बनाता है, एसिड वाली प्रॉपर्टी शो करता है अपने। बट बेंजीन के केस में दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं दे स्टार्ट टू फॉर्म डायमर, ठीक। तो ये एसोसिएशन वाला कंसेप्ट भी कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, देखना इन फ्यूचर। नेक्स्ट आता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है, इसको देखते हैं अभी हम। द कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब पहले मैं ये बता दूं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट तो सीधा सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लो ये आपका लिक्विड है, इस कंटेनर में आपने लिक्विड ले रखा है, ठीक है। इस कंटेनर का जो लिक्विड है उसके पार्टिकल इवेपोरेट होते रहते हैं, आपको पता है इवेपोरेशन तो हर टेम्परेचर पे हो रही होती है, इवेपोरेट होके वो गैसेस स्टेट में आते रहते हैं लाइक दिस। अगर आप इस लिक्विड को हीट करना शुरू कर दो तो इसके वेपर फटाफट बनेंगे, क्योंकि इवेपोरेशन टेम्परेचर से स्पीड अप हो जाती है, ठीक। और अगर आपके पास वेपर स्पीड से बनेंगे तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड के अबव इतने वेपर बनने शुरू हो जाएं कि उन वेपर का जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो जाए किसी लिक्विड के लिए, उसको बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लो आपके पास दो लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड में क्या है, जैसे ये उसके मॉलिक्यूल हैं, ऐसे दिखा दिया मान लो आपने, ये वाले मॉलिक्यूल आपस में बड़े स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस है अगर आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ से उठा के यहाँ बाहर भेजना चाहते हो तो होगा क्या, यू नीड टू प्रोवाइड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये अपने मॉलिक्यूल बाकी मॉलिक्यूल के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ मान लो ये मॉलिक्यूल जो है लिक्विड, दूसरा जो लिक्विड है लेट अस से लिक्विड ए ये है, लिक्विड बी ये है, जो लिक्विड बी है उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रांगली नहीं जुड़े, तो इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ही नहीं, तो ये फटाफट से इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हाई हैं और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हैं। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है किसी लिक्विड में, मान लो दो लिक्विड हैं, जैसे अगर हम बात कर लें एग्जाम्पल के लिए बात कर लें अमोनिया की और PH3 की, अगर ये दोनों लिक्विड स्टेट में आपके पास अवेलेबल हैं तो अमोनिया में एक अमोनिया दूसरे अमोनिया के साथ दूसरे क्या इवन और अमोनिया के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा सकता है ना, क्लियर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बड़ा स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, अगर स्ट्रांगली जुड़ा है तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। दूसरी तरफ PH3, इसके केस में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये नहीं है कि एक PH3 का मॉलिक्यूल दूसरे PH3 के मॉलिक्यूल के साथ बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड होगा बट वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, PH3 का बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो एज कंपेरिजन टू NH3, बस ये होता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक मिनट बस, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक। अब पढ़ लेते हैं, जैसे द कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
हियर आर गिवन इन टेबल, ये टेबल में गिवन हुए हैं बिलो, एंड रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फिगर। नेक्स्ट पेज पे फिगर है, उस पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ। जैसे देखो ग्रुप 14 में तो छोड़ो, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं ना, किसी में भी नहीं होती, ठीक। वैसे अगर आप देखो तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, ठीक है। हाँ ये शुरू में थोड़ा डिक्रीज करा, ये इनका दोनों का सेम सेम ही है, ठीक है। बट वैसे जनरल ट्रेंड क्या कह रहा है कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज, और बॉइलिंग पॉइंट के केस में भी सेम ही हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। तो ग्रुप 15, 16 और 17 में जो हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड किनको बोलते हैं, जब मान लो जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अपना हाइड्राइड बनाता है, उसको बोलते हैं हाइड्राइड। जो ये कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ एक करके, उसको हाइड्राइड बोलते हैं। तो अगर इसके केस में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है हाइड्राइड का, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, तो जनरल ट्रेंड तो यही होना चाहिए ना कि डाउन द ग्रुप जाने पे जो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है हाइड्राइड का। ग्रुप 15 में भी यही होना चाहिए, ग्रुप 16 में भी, ग्रुप 17 में भी, ठीक है। बट ये ट्रेंड जो है, जैसे नाइट्रोजन का बना अमोनिया, फॉस्फीन, लाइक दिस, ये बन गया। इसमें देखो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा हाई है, उसके बाद इसका कम है, होना उल्टा चाहिए था, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने वाला ट्रेंड है। बट इसके केस में क्या हो रहा है, इसका बहुत हाई है, इसका लो है, उसके बाद ट्रेंड फॉलो हो रहा है। बट पहले वाला जो है वो ये एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, NH3 जो है वो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सिमिलरली अगर हम ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स की बात करें, ग्रुप 16 में कौन कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सेलेरियम, ठीक है। इसके केस में क्या होगा, ऑक्सीजन के हाइड्राइड, ऑक्सीजन का हाइड्राइड कौन सा होता है, H2O, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोएस्ट होना चाहिए, इसका जो हाइड्राइड बनेगा दैट इज H2S, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए इससे। जो He का बनेगा उसका, Hc का कौन सा बनेगा, H2Se, इसका बॉइलिंग पॉइंट H2S से भी हाई होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज करना है। बट H2O का जो है ये एक्सेप्शनल है, H2O का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखो एक्सेप्शनल है। इवन अपने ग्रुप के बाकी हाइड्राइड से सबसे ज्यादा वाटर का ही होता है, ठीक है। मतलब और सिमिलरली आपको ग्रुप 17 में भी यही एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, इनका होना सबसे लोएस्ट चाहिए था अपने ग्रुप मेंबर से, बट एक्चुअल में है क्या, इनका अपने ग्रुप मेंबर से सबसे हाईएस्ट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इनके जो बाकी ग्रुप मेंबर हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। और वैसे डाउन द ग्रुप जाने पे जो हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहा था, उसका रीजन क्या है, साइज बढ़ रहा है मॉलिक्यूल का। जैसे PH3 का मॉलिक्यूल छोटा होगा साइज में, जो ASH3 का मॉलिक्यूल होगा वो बड़ा होगा साइज में। और बड़े मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वंडरवॉल फोर्सेस भी ज्यादा होती हैं, और वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होने पे क्या होता है, वो स्ट्रांगली जुड़ते हैं, स्ट्रांगली जुड़ने पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। बट ये जो फर्स्ट फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के केस में, इनका जो फर्स्ट मेंबर वाला हाइड्राइड है उसमें एक्सेप्शन कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि इनके मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या वॉन्डरवॉल फोर्स से नहीं जुड़ता, ये किससे जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, कि जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट अपने मेंबर से बहुत ज्यादा हाई है, ओके। The high melting point and boiling point of compound H2O, HF, NH3 containing hydrogen bond is due to the fact that some extra energy is needed to break these bonds. A few examples are given below. जैसे the unusual high boiling point of HF among the halogen acids, ये halogen acids हैं group 17 वाले, ठीक है, is due to the existence of hydrogen bonding in HF. HF का सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हुआ, ठीक है, नॉट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है, क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वाटर इज लिक्विड वेयर एज उसके जो बाकी ग्रुप मेंबर हैं H2S, H2SC, H2TE,
ये सारे गैसेस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि H2O में H बॉन्डिंग होती है इसलिए, और थैंक्स टू H बॉन्डिंग जो H2O में होती है, नहीं तो हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मतलब आपको थैंक्स करना चाहिए H बॉन्डिंग का कि वो होती है वाटर के केस में, अदरवाइज आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलता क्योंकि सारा इवेपोरेटेड फॉर्म में होता है। उसके बाद अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन। वाई सो? क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फॉस्फीन में नहीं होती। ओके, नेक्स्ट आपके पास है इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द डायथाइल ईथर। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? हमने कल पढ़ा था इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे। ठीक है, इथेनॉल के केस में क्या होगा, वैसे हमने अल्कोहल्स के लिए पढ़ ली थी। इथेनॉल में ये जो आर होता है ये क्या होता है? CH3CH2। जब इसके साथ OH लग जाए दैट इज कॉल्ड एज द इथेनॉल, इसको इथेनॉल बोला जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आर जो है इसको C2H5 पुट कर दो, क्योंकि CH3CH2 को कंडेंस करके C2H5 लिखा जा सकता है। मगर इट मीन्स अगर अल्कोहल में यहाँ पे C2H5 हो जाए तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना इथेनॉल में। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो इथेनॉल्स होते हैं, जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कंपेरिजन टू डायथाइल ईथर। अब ये डायथाइल ईथर क्या होता है अभी नहीं आपको पता लगेगा, हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में करेंगे ये ईथर वगैरह क्या होते हैं। अभी मैं बता देता हूँ आपको डायथाइल ईथर क्या होता है। ऑक्सीजन के दोनों साइड आपने C2H5 लगा देना है, ये भी इथाइल और ये भी इथाइल। और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या था? C2H5OH। ओके, इथेनॉल्स के केस में इनके मॉलिक्यूल आपस में H बॉन्डिंग शो करते हैं। ओके, बट डायथाइल ईथर के केस में H बॉन्डिंग शो नहीं होनी, H बॉन्डिंग वाली कंडीशन ऑबे नहीं कर रहा। H बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक होना चाहिए फ्लोरीन के साथ, या तो नाइट्रोजन के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ, तब जाके ये हाइड्रोजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा कि किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा उसको अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा, और इस अट्रैक्शन को बोलेंगे H बॉन्डिंग। ओके, तो ये है आपके पास रीजन, और ये आपने ये नोट आपने पढ़ लेना एक बार। ठीक, ये मेन मेन आपको पॉइंट मैंने बता दिए। नेक्स्ट आपके पास है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में देखो, सॉल्युबिलिटी में कोई कंपाउंड कब सॉल्युबल होगा, जैसे मान लो आपने एक लिक्विड लिया, उसमें कोई आपने कंपाउंड डालना है, लेट अस से कंपाउंड ए, और ये लिक्विड जो है दिस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल बी। तो सॉल्युबल ए बी में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ए और बी के बीच में बॉन्डिंग बनेगी, दोस्ती होगी, तभी डिजॉल्व होगा। अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड बनने के चांस नहीं है तो ए विल बी नॉट सॉल्युबल इन बी। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, the compound which can form hydrogen bond with solvent molecules are soluble in such solvents। सॉल्वेंट और कंपाउंड ऐसा है कि कंपाउंड जो आप डिसॉल्व करने जा रहे हो और सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व करने जा रहे हो, जैसे एग्जांपल में मैंने बोला था ना, ए को आप डिसॉल्व करने जा रहे हो बी सॉल्वेंट में। ठीक है, तो कंपाउंड जिसको डिसॉल्व करने जा रहे हो, सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व करने जा रहे हो, अगर वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं या बना सकते हैं तो सोने पे सुहागा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा अच्छे से। घुलने का मतलब यही है ना, आपस में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोअर अल्कोहल, लोअर अल्कोहल किनको बोलते हैं, जैसे मिथेनॉल, छोटे वाले अल्कोहल जिनमें ये वाला पार्ट जो है छोटा है, हाइड्रोकार्बन की चेन छोटी होती है, जैसे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। आजकल प्रोपेनॉल तो बड़ा ज्यादा यूज हो रहा है। कहाँ पे यूज हो रहा है? सैनिटाइजर्स में। सैनिटाइजर में या तो आइसोप्रोपाइल इथेनॉल होता है ये वाला, या तो ये वाला इथेनॉल होता है, या तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है या तो इथेनॉल होता है। ओके, तो जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच कैन टेक प्लेस बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एज शोन बिलो। ये आपके पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, यहाँ पे देखो। ठीक, उसके बाद ये आपका फिर वाटर का मॉलिक्यूल है, वो दूसरे इथेनॉल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है इस साइड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से क्या होगा,
उनकी आपस में मिसेबिलिटी बढ़ेगी, और मिसेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, जैसे अमोनिया भी वाटर में सॉल्युबल है, क्यों? क्योंकि अमोनिया और वाटर भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, ये बना रहे हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला अमोनिया इसके साथ यहाँ से बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आपने थोड़े से बना के प्रैक्टिस करने हैं, लाइक दिस, ठीक। ये हाइड्रोजन, ये डॉटेड लाइन से आपने, उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट आता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है वेपर बनाना। जब कोई लिक्विड वेपर बना सकता हो, ठीक है, जैसे मान लो ये लिक्विड है, इसका वेपर बन सकता है, मतलब इसका मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में आ सकता है, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि दिस इज अ वॉलेटाइल लिक्विड, ये वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी, ठीक। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वॉलेटिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, तरनजोत? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वॉलेटिलिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज? हेलो तरनजोत? वॉलेटिलिटी क्या होती है कि किसी लिक्विड का मॉलिक्यूल कितनी जल्दी वेपर स्टेट में आ सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपको क्या लगता है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? गुड अगम, व्हाट डू यू थिंक? गुड अगम, समृद्धि? समृद्धि बोलो तो सही, नहीं आंसर आता, हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। तनवीर? यस सर। क्या होगा बता, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कि डिक्रीज होनी चाहिए? वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है उसको कितनी जल्दी वेपर स्टेट में लाया जा सकता है। तो अगर लिक्विड का मॉलिक्यूल अपने बाकी मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग से जुड़े, एच बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, डायपल डायपल इंटरेक्शन से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, तभी तो इसको स्पेशल कैटेगरी बना के रख दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। हालांकि डायपल डायपल इंटरेक्शन की ही टाइप है। तो ये जो अगर मॉलिक्यूल है ये ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड अपने बाकी मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या होगा, वोलेटिलिटी कम हो जाएगी ना, क्योंकि इसको इजिली वेपर फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। इट मीन्स as the compounds involving hydrogen bonding between different molecules, intermolecular hydrogen bonding have higher boiling point, so they are less volatile। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, दे आर लेस वॉलेटाइल, क्योंकि मॉलिक्यूल को वेपर फॉर्म में भेजना बहुत मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी क्या होती है, लिक्विड का गाढ़ापन, ठीक है। जैसे कई लिक्विड, जैसे हनी है, जो हनी है वो इजीली फ्लो नहीं करता, वो देखना कितने धीरे धीरे फ्लो करता होता है जब उसकी फ्लूइडिटी चेक करते हैं। और वाटर एकदम से फ्लो कर जाता है, क्यों? क्योंकि हनी इज विस्कस देन वाटर। और हनी, वाई हनी इज मोर विस्कस देन वाटर? क्योंकि हनी में जो हनी के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर स्ट्रांगली बाउंडेड टू ईच अदर, तो इजीली फ्लो नहीं हो पाते वो। जैसे ये चलना शुरू करेगा तो ये नीचे वाला रोक लेगा उसको कि नहीं चलना, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसकी वजह से विस्कोसिटी भी बढ़ती है। सरफेस टेंशन क्या होता है, लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको जो अंदर से मॉलिक्यूल खींच रहे होते हैं, उन इसकी वजह से लिक्विड के सरफेस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर एक टेंशन लगी होती है, नीचे को एक खिंचाव होता है नीचे को, ठीक है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। सिमिलरली अगर ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड है, सरफेस वाले मॉलिक्यूल, जो कि होंगे ही अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सरफेस टेंशन भी बढ़ती है, विस्कोसिटी भी बढ़ती है। The substances which contain hydrogen bonding exist as associated molecules,
so their flow becomes comparatively difficult. In other words, they are higher viscosity and higher surface tension. ठीक है, सरफेस पे जो टेंशन है वो भी ज्यादा होगी और विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी क्योंकि उनकी फ्लूइडिटी पे फर्क पड़ेगा। ठीक, उसके बाद इसको कंटिन्यू करने से पहले अगर मैं आपको बोलूं, लिक्विड वाटर में अगर हम आइस के क्यूब्स डालें तो आइस फ्लोट करती है। क्यों करती है? उसका रीजन तो यही बन सकता है कि आइस की जो डेंसिटी है वो लो होती है और जो लिक्विड वाटर होता है, हालांकि आइस इज ऑल्सो वाटर इन सॉलिड फॉर्म, दिस इज सॉलिड वाटर एंड दिस इज लिक्विड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार आता है एग्जाम्स में। ठीक है, लिक्विड वाटर के ऊपर आइस फ्लोट क्यों करती रहती है? रीजन क्या है? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है लिक्विड वाटर से। बट वाई सो? ठीक है, अब उसका आंसर छुपा है आइस की स्ट्रक्चर में। आइस में क्या होता है? इन केस ऑफ सॉलिड आइस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स राइज टू द केज लाइक स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे केज समझते हो ना, जैसे होते हैं ना ऐसे केजेस होते नहीं है, जालियां सी बनी होती हैं, जैसा पिंजरा जिसमें शेर को ढक के रखा होता है उसमें केजेस ऐसे बन जाते हैं लाइक दिस। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसमें? आइस में। ये 3D स्ट्रक्चर होता है, हालांकि देखने में 2D लग रहा है बट इट इज अ 3D स्ट्रक्चर, जिसमें हर वाटर का मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसमें हर वाटर का मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बाउंडेड होता है। जैसे ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल का ये वाला हाइड्रोजन इस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसका ये दूसरे वाला हाइड्रोजन इस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक, अब ये जो ऑक्सीजन है, ये बाकी जो 2 मॉलिक्यूल बचे हैं उनके हाइड्रोजन की हेल्प से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है इनके साथ। ठीक है, मींस आपका जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो 4 डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, जैसे ये 4 हो गए और ये वाला सेंटर में जो है, ये इन चारों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड के थ्रू कनेक्टेड है। और ये चारों इसके अराउंड कैसे पड़े हैं? टेट्राहेड्रली। जैसे सेंटर में ये वाला हो गया, ऐसे दिखा दो उसको, और ये वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये चारों इसके साथ अराउंड कैसे पड़े हैं? एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की फॉर्म में पड़े हैं। जब इसको 3D में देखो तो ऐसा दिखता है, 2D में देखने पे ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, क्लियर? और जो केज लाइक स्ट्रक्चर है इसके बीच में ये वाला जो स्पेस है, दिस इज द एम्प्टी स्पेस, वैकेंट स्पेस है। इस वैकेंट स्पेस की वजह से क्या होता है? जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, बट इतने रीजन में मास तो है ही नहीं, क्योंकि कोई मटेरियल होगा उसकी वजह से तो यहाँ पे मास आएगा इसकी वजह से। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपैंड करता है। दिस केज लाइक स्ट्रक्चर में ये जो वैकेंट स्पेसेस आ रही हैं उनकी वजह से वॉल्यूम एक्सपैंड करता है वाटर का, बट मास तो उस खाली जगह में होता ही नहीं है। और डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर, तो उस टाइम क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स में तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, बट इतनी एक्सटेंसिव और विग्रस हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही होती उस टाइम, कि ऐसे प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता उस टाइम। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर में ये केजेस नहीं बनते या कम बनते हैं ऐसे बोल लो। और केजेस बनेंगे तो यहाँ पे बीच में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जो कि वाटर में कम होती हैं, इसलिए वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू आइस। और ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाली एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ सॉलिड आइस, the hydrogen bonding give rise to the cage-like structure of water molecule as shown in figure. As a matter of fact, each water molecule is linked tetrahedrally to the 4 water molecule as shown. जैसे यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4, ओके, लाइक दिस। तो ये रीजन है लो डेंसिटी होने का। उसके बाद एक और क्वेश्चन है वाटर से रिलेटेड ही है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 277 केल्विन पे होती है। मतलब जब 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा डेंस होता है। अगर इससे कम हो टेम्परेचर तो भी उसकी डेंसिटी लो होती है,
अगर उससे ज्यादा हो तो भी उसकी डेंसिटी लो होती है उस वाटर के कंपैरिजन में जो 4 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा है। इसका रीजन, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस इज दी ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसपे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ठीक ठाक होती है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा। ठीक है, इसका रीजन पढ़ ही लेते हैं एक बार। एट 273 केल्विन देयर इज अ सफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल एंड हेंस आपको पता है 273 पे आइस की फॉर्म में होता है वाटर, और आइस में अभी हमने पढ़ा ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से डेंसिटी घट जाती है आइस की। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट विच हैज लार्जर वॉल्यूम एंड thus makes डेंसिटी लो, जिसकी वजह से डेंसिटी लो हो जाती है केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। ऑन हीटिंग, जब इसको आप थोड़ा सा हीट करना शुरू कर रहे हो, क्योंकि आप 273 से 277 केल्विन टेम्परेचर लेके आओगे। ऑन हीटिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टार्ट कोलैप्सिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कोलैप्स होने शुरू हो गए। ठीक है, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, और वो लिक्विड स्टेट में आना शुरू कर देगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे अगर यहाँ से तो वो लिक्विड स्टेट में आना शुरू कर देगा। ठीक है, on heating hydrogen bonds start collapsing and thus the molecules start coming together, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब वो आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो वो थोड़े दूर दूर होते हैं, पर जब उनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए तो केज लाइक स्ट्रक्चर टूट गया, तो वो आपस में एक दूसरे के क्लोज आने शुरू हो गए, क्लोजनेस बढ़नी शुरू हुई, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, जिसकी वजह से आपके पास क्या हुआ, वॉल्यूम का डिक्रीज हुआ। हेंस अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, और ऐसा चलता रहता है जब तक टेम्परेचर 277 केल्विन ना हो जाए। 277 केल्विन के बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो टेम्परेचर, अब हाइड्रोजन बॉन्ड जितने टूटने हैं टूट चुके हैं, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन शुरू हो जाएगी। आपको पता है ना, चीजों को गर्म करो तो वो एक्सपैंड करती हैं। जैसे रेलवे ट्रैक्स में गैप क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मियों में जब रेलवे ट्रैक गर्म होगा तो एक्सपैंड होकर आपस में ज्यादा से ज्यादा जुड़ ही जाएगा ना, क्योंकि चीजें गर्म होने पे एक्सपैंड होती हैं। तो अगर 277 केल्विन के बाद भी आप टेम्परेचर बढ़ाना कंटिन्यू रखो तो क्या होता है, देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड वाटर। ओके, और अगर अब वॉल्यूम बढ़ना फिर से शुरू हो गया, मतलब वाटर का वॉल्यूम सबसे मिनिमम लेवल पे कब होता है, 273 केल्विन पे। ओके, तो उस टाइम डेंसिटी की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम आती है, उसके बाद वॉल्यूम फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। ओके, due to expansion of liquid water becomes much more than the decrease in the volume due to breaking of H bonding, expansion बढ़ जाएगा, thermal expansion as comparison to decrease in volume due to H bonding breaking. So that's why after 277 Kelvin there is net increase of volume on heating, which means decrease in density. Volume increase करेगा तो density decrease करेगी, hence density of water is maximum at 277 Kelvin. And this question is also equally important. वाटर वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनता ही है। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस ये थोड़ा सा रह गया है, 5 मिनट का काम है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब तक हमने जितनी पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है, उसमें एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन पहले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे यहाँ पे इसका हाइड्रोजन, वाटर का हाइड्रोजन पहले अमोनिया के जो नाइट्रोजन है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके साथ एच बॉन्डिंग करवा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। जैसे होते हैं ना इंटर स्कूल कंपटीशन, उसमें क्या होता है, एक स्कूल का दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन होता है, उसको बोलते हैं इंटर। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्डिंग बनाना, इट इज कॉल्ड एज दी इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ये जितने भी आपने एग्जांपल अभी तक पढ़े थे ये वाले, इसमें क्या हो रही थी, सभी में इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब एक और तरह की एच बॉन्डिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। नाम से इंडिकेट हो रहा है इंट्रा, जैसे आपने स्कूल में वर्ड सुना होगा इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इंट्रा स्कूल कंपटीशन क्या होते हैं, स्कूल का एक ही स्कूल है, जैसे आपका स्कूल स्वामी संदास, उसी के बच्चों में आपस में कंपटीशन हो रहा है टू फाइंड आउट विच चाइल्ड इज बेस्ट इन विच गेम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन।
जब स्वामी संदास का एमजीएन से कंपटीशन हो रहा है, वो इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ। जब स्वामी संदास के बच्चों का आपस में कंपटीशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज दी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, विद इन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच टेक प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको किलेशन भी बोलते हैं। याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा काम आगे। अब इसमें एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और दूसरा सैलिसिलिक एसिड। इनमें कैसे हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को अगर देखना हो तो उसको ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये OH ग्रुप है। बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH ग्रुप आता है, इसको डिटेल में ऑर्गेनिक में पढ़ना है वैसे, बट थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर लो। जब बेंजीन ग्रुप के ऊपर OH लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फिनोल। दिस इज कॉल्ड एज द फिनोल। और नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है फिनोल के ऊपर, उसको इसलिए बोला ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, क्लियर? तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो होता है, नाइट्रो ग्रुप को अब थोड़ा मैं एक्सपेंड करके बना रहा हूँ ऐसे, दिस इज द नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। और फिनोल में जो OH लगा होता है उसका बॉन्डिंग ऐसे होता है, OH ऐसे। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख देते हैं NO2OH, बट एक्चुअल में अगर इसकी कंप्लीट बॉन्डिंग बनाए तो ऐसा है। ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेके आएगा अपने ऊपर, ये वाला। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के ऊपर आया पार्शियल नेगेटिव, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ यहाँ पे इस साइड, तो इसमें हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुआ पड़ा है, पार्शियल पॉजिटिव। इसके ऊपर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज्यादा पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच में आपस में ये बॉन्ड बन गया। इसको क्या बोलेंगे? H बॉन्ड। क्यों बोलेंगे H बॉन्ड? क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जो H बॉन्ड बना रहा है वो किसके साथ जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ। और हाइड्रोजन जब डायरेक्टली ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन से लिंक्ड हो, उस टाइम वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल होता है। तो आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में बन गया ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला। Here it is, this is the hydrogen bond। और सैलिसिलिक एसिड में ये रहा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप पूछोगे सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी एक बार बना के दिखा दो, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये रहा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसको अगर एक्सपैंड करके बनाना है तो COOH की बॉन्डिंग कैसे होती है? ऐसे, ये COOH का एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक। और दूसरी तरफ OH, ये रहा। अब कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे लिंक देखो किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन ओबे कर गया। ये वाला हाइड्रोजन अब इस ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ये कौन सा बॉन्ड है? H बॉन्ड। बट ये तो एक ही मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर H बॉन्ड बन रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल देयर इज H बॉन्ड। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही हुआ, इसमें भी ऐसा हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि इनमें क्या हो रहा है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आगे आपके पास है कंडीशंस ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? द मॉलिक्यूल शुड कंटेन टू ग्रुप, that one group contain hydrogen linked to a highly electronegative atom, which will be fluorine, oxygen and nitrogen, and other group should contain a highly electronegative atom linked to a lesser higher electronegative atom। जैसे इनमें हुआ, हाइड्रोजन जो है वो लिंक्ड था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से किसी एक के साथ, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें ये वाला जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो लिंक किसके साथ है? लेस नेगेटिव ग्रुप के साथ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ। पहली कंडीशन ओबे हो रही थी दोनों में। सेकंड, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या होता है? ये सारे एटम जो हैं वो एक ही प्लेन में हो। जैसे ये जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है, इसी में ये सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हो, मॉलिक्यूल के सारे एटम एग्जिस्ट कर रहे हो, ये वाले ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे। ठीक है, और ये दोनों प्लेनर भी थे। कोई मॉलिक्यूल प्लेनर कैसे होता है और नॉन प्लेनर कैसे होता है, इसका भी मैं बताऊंगा आपको। दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग। जैसे जब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो ये जो रिंग बन रही है, एक रिंग बन गई ना यहाँ पे ऐसे,
दिस इज कॉल्ड एज द 6 मेंबर रिंग। और इसमें भी बनी 6 मेंबर रिंग जिसमें 6 मेंबर हों, 6 एज हों, 1 2 3 4 5 6 एज है ना, ठीक। तो ये तीनों कंडीशन ओबे हो रही थी इनमें, इसलिए इनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हुई। अब मैं बात करता हूँ कि प्लेनर मॉलिक्यूल कैसा होता है, उसका भी देख लो, आपको पता लग जाएगा एक बार प्लेनर मॉलिक्यूल कैसा होता है। ये आपके पास कोई एग्जांपल निकालने दो मेरे को प्लेनर मॉलिक्यूल की। ये देखो, ये यूरिया में ये जो एटम है अभी नहीं लग रहे होंगे प्लेनर, अगर मैं ऐसे देखूं, ये देखो दिख रहे हैं, सारे एक ही प्लेन में आ रहे हैं ना, एक ही प्लेन में आएंगे। अगर इनको मैं उठा के ये टेबल पे रख दूंगा तो ये सारे एटम जो है वो टेबल को टच करेंगे, so that's why this molecule is called as the planar molecule। देखो एक ही प्लेन में है, ओके, इसको बोलते हैं प्लेनर। अगर मैं बात करूं ये प्लेनर मॉलिक्यूल है नहीं, प्लेन से बाहर चले ही जा रहे हैं, लाइक दिस, ओके, ऐसे होता है। अब आपके पास इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं। और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो क्या करती है, वो एसोसिएशन को प्रमोट करती है। एसोसिएशन का मतलब होता है मिलजुल के रहना, ठीक है। जैसे ये मॉलिक्यूल इसके साथ मिल गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ये वाटर इसके साथ मिल गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ये अगले वाले वाटर से मिल गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इट मींस जो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो एसोसिएशन को प्रमोट करती है। बट जो इंट्रामोलिकुलर होती है, इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल आपस अपने अंदर ही लगा हुआ है, मस्त है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दूसरे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को देखेगा भी नहीं, बोलेगा मेरे का को क्या है, मेरा तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बन रहा है, मेरे अंदर ही बन जा रहा है, तो मेरे को मैं तेरे साथ क्यों बनाऊं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये डिस्क्रीटनेस को प्रमोट करती है। डिस्क्रीटनेस क्या होती है, अपने आप में ही मस्त रहना, अलग रहना, ठीक है। तो जो इफेक्ट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता था, उससे टोटली ऑपोजिट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल रिवर्स में चलती है इंटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बस ये आपने एक बार पढ़ लेना है, मैं जो मैंने बोला वही बात बोला है, ठीक है, क्लियर। जो इंट्रा यहाँ पे मैं शायद ऐड कर देता हूँ वर्ड, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इंट्रा एच बॉन्डिंग प्रमोट डिस्क्रीटनेस, डिस्क्रीटनेस, दैट्स इट, ठीक है। आगे ये सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, ये आप पढ़ लेना। जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनमें जो वाटर जुड़ा होता है उनके साथ वाटर बाइंडेड होता है, कैसे बाइंडेड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़ लेना, ये मैंने समझा ही दिया वैसे, दैट्स इट। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है।